इनके यूज, गामा रेज, ये गामा रेज का सिंबल है। ये मेडिकल में काम आता है कैंसर सेल को मारने के लिए। हाई एनर्जी बंडल्स है ये, और ये उन सेल्स में, कैंसर सेल का मीनिंग क्या होता है, कैंसर सेल कौन सी होती हैं, क्या होता है कैंसर सेल, अनकंट्रोल्ड डिवाइडेशन जिनमें स्टार्ट हो जाए। मतलब एक लिमिटेड डिवाइडेशन होता है तो हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। अगर कहीं सेल्स में अनकंट्रोल्ड डिवाइडेशन हो जाए, अनियंत्रित विभाजन शुरू हो जाए, तो क्या होगा, जगह उनके पास कम होगी लेकिन सेल्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो वो एक नोड यानी गांठ का रूप ले लेती हैं, है ना। तो उन सेल्स को जो एक्स्ट्रा डेवलप हुई हैं उनको मारने के लिए गामा रेज यूज किया जाता है। एक्सरे का आपको सबको पता है, इसी तरह का दिखाई देता है, सब लोग अंदर से ऐसे ही हैं, है ना। तो एक्सरे मतलब इसका भी मेडिकल यूज है। क्या होता है, अंदर ये सॉलिड में उतना आसानी से पार नहीं हो पाती है, इसलिए जहां से पार नहीं होती है प्रॉपर वहां शैडो दे जाती है। तो शैडो में हमें दिखाई जाती है कि कौन सी हड्डी कौन सी पसली है जो कहां से ब्रेक हो रखी है वो। उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज किस में काम आती है, आपने आरओ देखा है, आरओ में यूवी एक बॉक्स टाइप का होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है। तो जनरली बैक्टीरियाज को मारने के लिए इसका भी काम होता है, तो मेडिकली यूज, ये वाला पार्ट हम देख ही चुके हैं, देखने के लिए काम आएगा। उसके बाद में इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किसी चीज को गर्म करने में काम आता है, जनरली जनरली किसी चीज को गर्म करने में काम आता है। माइक्रोवेव आपको पता ही है, माइक्रोवेव है जो रेडिएशन से खाने को गर्म करता है। आगे हम देखेंगे जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, अनुनाद, तो ये उस रेशियो में रहता है, उस फ्रीक्वेंसी पर रहता है जब जो फूड है हमारा, और फूड के अंदर जो लिक्विड है, तरल पदार्थ, यानी ये समझे कि पानी, तो पानी का रेजोनेंस और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाती है, उस फ्रीक्वेंसी पर इसको रखा जाता है। तो डेप्थ टॉपिक है, यहां ना पढ़े, हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, है? उसके बाद में आता है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव हमको पता है कि हमारा जो भी ट्रांसमिशन होता है वो रेडियो वेव के थ्रू ही होता है, और रेडियो वेव है जो आयनोस्फेयर, आयन मंडल से टकराकर वापिस आ जाती हैं, है ना, आयन मंडल से टकराकर वापिस आ जाती हैं। तो आप इनका मेडिकली यूज लिख लीजिए, बस सिंपल सिंपल सा, बस सिंपल सा लिखिए, एक तरफ एक्सरे लिखिए, देन डैश करके उसका, सॉरी गामा रेज। गामा रेज किसके लिए काम आती है, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, कैंसर सेल्स को मारने के लिए। सेकंड एक्सरे। एक्सरे क्या काम आता है, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को, पार्ट्स में भी यूं कहें कि बोन्स को, हड्डियों को देखने के लिए। और थर्ड अल्ट्रावायलेट रेज, बैक्टीरियाज को मारने के लिए। अब यहां आप याद करिए, ओजोन क्या काम करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को हम तक आने से रोकता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये इधर बढ़ते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, और उनसे भी ज्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज के पास होती है। तो जब लाइट वेव हमें नुकसान पहुंचाती हैं तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये तीनों का क्या हुआ, स्पेशली मेडिकल यूज, तीनों ही किस चीज में आती हैं, मेडिकल यूज है इनका तीनों का। अब उसके बाद में यहां आ जाइए, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड सूरज से या किसी ऑब्जेक्ट से जो हीट ट्रांसफर होती है वो जनरली इंफ्रारेड ही होती है। यानी या यूं कहूं कि किसी चीज को गर्म करने के लिए, अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा यहां से, एक आयरन रॉड है और उसे गर्म कर दिया है, अब उससे रेडिएशन निकल रही है गर्म करने की वजह से। अब वो रेडिएशन जनरली किस पार्ट की होंगी, वो इंफ्रारेड होंगी, वो इंफ्रारेड होंगी। यानी किसी गर्म वस्तु से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो जनरली कैसी होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं। उसके बाद माइक्रोवेव। अब यहां एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों ही माइक्रोवेव है, एक तरह से लघु तरंगे हैं, लेकिन
इनमें जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो रेडियो वेव पर काम करेंगे, और हमारे मोबाइल के जो सिग्नल हैं वो माइक्रोवेव पर काम करेंगे। तो ये थोड़ा कम हार्मफुल होती हैं क्योंकि इनके पास एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है इनके पास, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। तो क्या क्या काम आती हैं ये? खाने को गर्म करने के लिए, सेकंड मोबाइल सिग्नल के लिए, और रेडियो वेव तो पता ही है, रेडियो तो आजकल लोगों ने बजाना बंद कर दिया है, रेडियो सिग्नल्स में यूज आता है। दीज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फीयर, ये आयन मंडल से परावर्तित हो जाती हैं। आयनोस्फीयर लिख ली, आयन मंडल से परावर्तित हो जाती हैं। अब देखिए हमने जो पढ़ा विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश, क्या उसके नैनोमीटर और माइक्रोमीटर लिख लिए थे? सभी ने लिख लिए थे नैनोमीटर और माइक्रोमीटर, लिख लीजिए तो वो साथ के साथ ही। फर्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? वेवलेंथ की, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। क्या पहला तरीका क्या हो सकता है? 4 इंटू 10⁻7 टू 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, फर्स्ट। सेकंड तरीका है, हम किस में लिखेंगे इनको? नैनोमीटर में, नैनोमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 400 टू 800 या नैनोमीटर, नैनोमीटर, या नेक्स्ट क्या टाइप हो सकता है? 0.4 टू 0.8 माइक्रोमीटर, ये सिग्नल है, सिंबल है एक तरह से माइक्रो के लिए, माइक्रोमीटर। तो तीनों ही आ जाएं तो तीनों ही सही है। अपने ये जो लाइट वाला जो पार्ट था, क्या इसे ब्रॉड करके बनाया था? इसे ये वही है कि जब हम किसी प्रिज्म से सनलाइट को पास कराते हैं तो वो अलग अलग एंगल पर दूसरी साइड में निकल कर आती है, अलग अलग एंगल में निकल कर आती है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग निकल कर आती है, वही उससे बनता है विबग्योर। तो आप विबग्योर लिखना चाहें तो फुल फॉर्म लिख लीजिए, या सबको पता है? बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, अब आती है कॉस्मिक रेज। इसका एक सिंपल क्वेश्चन आता है एक। अभी हमने पढ़ा, कौन कौन सी वेव्स हमने पढ़ी? मैकेनिकल थी और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी। मैकेनिकल का हमें पता चल गया कि वो किस किस से पैदा होंगी, मतलब हमारी अर्थ के आसपास जो हम डेली यूज में काम लेंगे वो होंगी। और उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होंगी? सनलाइट। सनलाइट का बाइफर्केशन हमने देख लिया, उनकी एनर्जी का लेवल देख लिया। अब देखिए कॉस्मिक रेज, इनसे रिलेटेड सिर्फ सबसे पैट क्वेश्चन आता है, पॉइंट दिया होगा, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? तो याद रखना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। याद, सेकंड बात समझाऊं, अभी तक हमने जो वेव्स पढ़ी वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट थी, सोलर सिस्टम का पार्ट थी, मतलब हमारी अर्थ के आसपास वाटर है, साउंड है, तो वो हम देखते हैं, और सन से, सूरज से लाइट हमारे पास आती है, तो मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जो सोलर सिस्टम के बाहर डेवलप हों, सोलर सिस्टम के बाहर से जो रेज आए उन्हें क्या बोलते हैं हम? कॉस्मिक रेज। और ये कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो लिखिए कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक किरणें लिखिए, these came from the universe bracket out of solar system। ये ब्रह्मांड से,
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सौर सिस्टम के या सौर सिस्टम को क्या बोलते हैं, सौर मंडल के बाहर से आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर हाई एनर्जी वेव्स, ये उच्च ऊर्जा युक्त तरंगे होती हैं, उच्च ऊर्जा युक्त तरंगे होती हैं। जनरली ये हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वही इनको रोक लेता है, रिफ्लेक्ट कर। साउंड, नेक्स्ट टॉपिक। यहां हमारी वेव खत्म हो गई। अब आगे दो टॉपिक, एक लाइट और एक साउंड, एक ध्वनि और प्रकाश। दोनों ही किस पर डिपेंडेंट रहेंगे, रेज वाले टॉपिक पर, वेव्स वाले टॉपिक पर, तरंगों वाले टॉपिक पर रहेंगे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग टाइप की हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साउंड। टॉपिक डाल लीजिए, साउंड यानी ध्वनि। बढ़े आगे, जस्ट अभी पढ़कर आए हम। साउंड कैसी है, लॉन्जिट्यूडनल यानी कि अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। अगर हिंदी भाषियों को दिक्कत आए तो याद रखिएगा, दूसरी होती है अनुप्रस्थ। तो प्रे फॉर प्रकाश और ध्य फॉर ध्वनि, ठीक है, पे फॉर प्रकाश और ध्य फॉर ध्वनि। तो अनुदैर्घ्य तो ध्वनि, अनुप्रस्थ तो प्रकाश। तो ये डिटेल हम पढ़ ही चुके हैं कि ये किस तरह से चलेगी, उसी डायरेक्शन में पैरेलल मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। आगे हम देखें क्लासिफिकेशन, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। इसमें भी वही है, सारा हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अब यहां इंपॉर्टेंट है, जो हमारी साउंड है, ध्वनि है, जैसे हमने लाइट वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट उस तरफ, 3 पार्ट इस तरफ और बीच में विजिबल। इसी तरह से यहां 1 पार्ट उस तरफ, 1 पार्ट इस तरफ और बीच में ऑडिबल। क्लियर है? देखें अब वहां हमने किस पर डिसाइड किया था लेंथ को, वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य के हिसाब से कि उसकी लंबाई कितनी है। अब यहां हम उसे किस पर डिपेंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर। याद रहेगा, वहां किस पर बेस था, वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य पर था, और यहां पर किस पर रहेगा, फ्रीक्वेंसी पर रहेगा। तो यानी ये किस पर है, आवृत्ति पर बेस्ड है। और साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी को हम किस में काउंट करते हैं, हर्ट्ज में, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो अब देखिए, जो ऑडिबल होगा, जिस ध्वनि को, जिस साउंड को हम सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यानी यूं कहूं 20,000 हर्ट्ज, इस तक होती हैं। अब जैसे हमने वहां पढ़ा अल्ट्रा वायलेट, मतलब वायलेट से उस पार अल्ट्रा वायलेट, ऐसे यहां पर इससे उस पार जो साउंड होगी वो अल्ट्रासाउंड। क्लियर हो गया? अब अल्ट्रासाउंड क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो वो अल्ट्रासाउंड है। अब यहां पर जैसे हमने वहां पढ़ा इंफ्रारेड इस साइड में, अब यहां हम क्या बोलेंगे उसी को, इंफ्रासाउंड। कंपेयर हो गया, वहां पर क्या अल्ट्रा वायलेट, यहां अल्ट्रा साउंड, यहां इंफ्रारेड था, वहां यहां इंफ्रा साउंड। अब इंफ्रा साउंड क्या होगी, जिसकी 20 हर्ट्ज से कम साउंड हो, और हम ये दोनों ही साउंड नहीं सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम की बात करें तो आप देखिए कि जो एनिमल और एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव हैं, वो सुन पाते हैं।
इसी तरह से जो बैट होता है चमगादड़, क्या चमगादड़ को दिखाई देता है? उसका देखने से कोई रिश्ता ही नहीं है। वो एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड छोड़ने की मशीन है। वो अल्ट्रासाउंड छोड़ेगा और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी और उसके पास ही खुद का डॉपलर सिस्टम है, रिसीव करेगी खुद ही और उसे पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस पर है। तो आपने कई बार अगर बैट या चमगादड़ को देखा हो तो आपके बिल्कुल पास आ जाएगी वो, और अचानक से जेट फाइटर विमान की तरह तुरंत कन्वर्ट होकर भागेगी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे उसको कैच करती है, ऑब्जेक्ट नजदीक है तो तुरंत डाइवर्ट हो जाती है वहां से। तो वो पूरा का पूरा एक खुद मशीन सिस्टम है। और किस पर काम करता है? अल्ट्रासाउंड पर करता है। अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा रात में कि आप घर पर हैं या अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं, है ना? अचानक भौंकने लग जाते हैं। उन्हें एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी हासिल हो रही होती है। तो जो भी मतलब जो चीजें हमें नहीं दिखती हैं वो उन्हें महसूस हो रही हैं। तो अब वो क्या हो सकती हैं वो आप समझ सकते हैं ना। तो अल्ट्रासाउंड मतलब 20,000 हर्ट्ज है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि कुत्ते भौंक रहे हैं तो इसका मतलब वहां भूत ही है तो आप डर जाएं। तो मतलब यह है कि वो साउंड है जिसे हम नहीं सुन सकते और वो उसे सुन सकते हैं। तो जो चीजें ऐसी साउंड, अब अल्ट्रासाउंड का यूज आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड किस में यूज होता है? स्टमक, पेट के अंदर की चीजों का पता लगाने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड है जो किस पर काम करता है? बेसिकली वाटर, पानी। जो पानी वाली जो चीजें होंगी उनका रेजोनेंस के साथ मैच करेगा और उसकी इमेज दे देता है। तो आप देखेंगे कि बच्चों के डेवलपमेंट, उसके बारे में प्रेगनेंसी के दौरान जो पता लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है? अल्ट्रासाउंड से ही लगाया जाता है। अब मुझे बताइए कि इनकी अगर इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? तो वेवलेंथ इधर कम होगी और इधर वेवलेंथ ज्यादा होगी। समझ में आ गया? ये आगे बढ़े। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये क्या सिस्टम होता है? ये सिप है, सिप है। अब देखिए, एक होता है राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, और एक होता है सोनार। तो राडार में आर का मतलब रेडियो वेव, रेडियो वेव मतलब सरफेस के ऊपर काम करेगा। तो जितने भी फाइटर जेट होंगे, जितने भी एरोप्लेन्स होंगे, या जितने भी किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना होगा वो रेडियो वेव पर काम करेगा। किस तरह से काम करता है सीधा समझिए। यहां से एक वेव छोड़ी, अब हम रेडियो वेव और साउंड वेव दोनों की बात कर रहे हैं। यहां से कोई वेव छोड़ी, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराई और टकराने के बाद वो रिटर्न होगी। रिटर्न होने के बाद हमारे पास रिसीवर है और रिसीवर ने उससे रिसीव किया। अब रिसीवर उसे चेक करेगा कि हमने कितनी वेवलेंथ की छोड़ी थी और अब उसकी कितनी वेवलेंथ है। यानी जितनी एनर्जी की हमने छोड़ी अब उसकी एनर्जी कम होगी। तो अब उसकी एनर्जी, अब वो कंटिन्यू काउंट करता है, कंटिन्यू चेक करता है कि लगातार उसकी एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है। अगर उसकी एनर्जी लगातार बढ़ रही है इट मींस वो ऑब्जेक्ट हमारे क्लोज आ रहा है, वो हमारे क्लोज आ रहा है। अब कोई वेव दूर से जाकर रिटर्न होकर आएगी तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो मतलब अगर उसकी एनर्जी कम होती जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। तो इससे किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। तो स्पेस वगैरह में जितने भी ये होते हैं, एरोप्लेन वगैरह हो गए, फाइटर जेट वगैरह हो गए, ये कंटिन्यू चेक करते रहते हैं, रेगुलर पता चलता रहता है कि वो कितनी डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट। सेम सिस्टम पानी के नीचे है। तो पानी के नीचे रेडियो वेव की जगह किसे किया जाता है इस्तेमाल? साउंड वेव को। तो साउंड वेव है, यहां से देखिए ये साउंड वेव इसने छोड़ी, यहां कोई ऑब्जेक्ट है नीचे, इसने टच पता लगाया और यहां डिटेक्टर है और डिटेक्टर ने उसे डिटेक्ट कर लिया, रिसीव कर लिया और उसने बता दिया कि बॉटम इतना नीचे है। अब बॉटम अगर यहां आ जाए तो बता देगा कि अब यहां नहीं लेकर आना है, नहीं तो जहाज फंस जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या बताता है? किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करता है कि वो पास है या दूर है। और डिस्टेंस किस बेसिस पर मेजर करता है? उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, कि उसकी आवृत्ति बढ़ रही है या घट रही है। अगर स्टेबल है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर मेंटेन है। अब ये ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस तरह से करके आपने देखा होगा, टिक 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 चलता रहता है।
तो जो ईसीजी में चेक किया जाता है वो भी यही सिस्टम है। तो साउंड का यूज हमने कहां देखा? सोनार में, ईसीजी में और सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी जनरली किस लिए यूज होता है? ये देख लीजिए, इस तरह की मशीन होगी और वो मशीन आपके अंदर स्टमक का एक इमेज रेडी करके दे देती है यहाँ। अब ये एकदम क्लियर पिक्चर नहीं होती है, बट जनरल इससे पता चल जाता है। तो एक यहाँ कहीं दिखा रखा है कोई ऑब्जेक्ट, एक स्टैंड टाइप का होता है, एक हैंडल टाइप का, और एक स्मूथ कुछ लगाया जाता है और उसको घुमाते रहते हैं, और उसमें अल्ट्रासाउंड वो छोड़ता रहता है, और उस अल्ट्रासाउंड से वो इमेज कैप्चर करता रहता है और वो इमेज दे देता है। तो साउंड से इमेज कैसे देगा? जब वो साउंड छोड़ेगा तो वो वापस क्या करेगा? रिसीवर उसकी कैप्चर करेगा कि वो कितनी डिस्टेंस पर है। अब वो ये भी चेक करेगा, वो एक्चुअल में डिपेंड करता है वाटर पर, पानी के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो अब आप एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में फर्क समझिए। अल्ट्रासाउंड की जरूरत क्या है जब एक्सरे है? तो वो सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट उसकी इमेज दे पाता है, लिक्विड की नहीं दे पाता है। और साउंड है वो लिक्विड की दे पाता है, क्योंकि लिक्विड के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस मैच कर किया जाता है और उसके बेसिस पर वो इमेज क्रिएट करता है कि वो इतनी दूरी पर है ऑब्जेक्ट, तो इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है, तो मतलब इतना वो सॉलिड हो सकता है। अगर वहां पर सॉलिड ज्यादा है तो इसका मतलब वो काम नहीं करेगा, तो वो डार्क इमेज दे देगा। और जहां पर वो बिल्कुल काम कर रहा है, यानी बिल्कुल लिक्विड है, इसका मतलब वहां लाइट इमेज दे देगा। तो लाइट इमेज, डार्क इमेज, इस तरह से कॉम्बिनेशन करके ब्लैक एंड व्हाइट इमेज डेवलप कर देता है वो, कि यहां पर हार्ड है, यहां पर सॉफ्ट है। तो जब बेबी का इमेज आप देखेंगे तो बेबी के इमेज में वो दिखाई देगा, जैसे हम, अब मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी की इमेज निकालेंगे तो जहां बोन्स होंगी वहां बोन्स को क्या देगा? वो इमेज डार्क देगा, और जहां लिक्विड होगा वहां लाइट इमेज दे देगा। तो वो दिखा देता है कि हाँ, बेबी का जो डेवलपमेंट है बोन्स का प्रॉपर हो रहा है, ब्रेन की जो हार्डनेस है वो प्रॉपर मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इमेज इस तरह डेवलप की जाती है इसमें। दीज आर, या साउंड वेव इज आ लॉन्जिट्यूडनल वेव। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, या अनुदैर्घ्य तरंग है। ये हम वेवलेंथ में हम पीछे पढ़ चुके हैं सारा। अब वही डायग्राम, इंफ्रासाउंड क्या चीज है? ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए दे रखी है ये, है ना, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी का पता नहीं चलता है कि वेवलेंथ कम है या ज्यादा है। आप देखेंगे उसमें पीछे देखिए, अ, ये देखिए, सबकी वेवलेंथ इक्वल सी दिखाई देगी यहां पर, इसलिए समझाने के लिए है ये। बीचों बीच में ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, यानी सुनाई देने वाली, ये अल्ट्रासाउंड। ट्वेंटी हर्ट्ज, और यहां 20 किलो लिख लीजिए या 20,000 हर्ट्ज। यहां ह्यूमन बीइंग मतलब हम सुन सकते हैं, और यहां एग्जाम्पल फिश और बैट। और फिश में भी स्पेशल लिख लीजिएगा डॉल्फिन, डॉल्फिन, और बैट मतलब चमगादड़। ये इंफ्रासाउंड। अब यहां आपको
दो एरो डेवलप करने हैं, वो देखिए। एक एरो इस तरफ और एक एरो इस तरफ। इस तरफ क्या इंक्रीज हो रहा है? फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के लिए, मतलब आवृत्ति उस तरफ बढ़ रही है। और ये किसके लिए है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। अब यहां एक पॉइंट लिखिए, एक लाइन का स्पेस देकर लिखिए। द bifurcation oblique dividation of light waves, bifurcation oblique dividation of light waves are depend on the wavelength, are depend on the wavelength, but the bifurcation of the sound wave is depend on the frequency. bifurcation मतलब विभाजन करना। देखिए, बाइफर्केशन ऑब्लिक डिवाइडेशन ऑफ द लाइट वेव्स इज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ एंड द बाइफर्केशन ऑफ साउंड वेव्स इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। हिंदी में लिखिए, प्रकाश तरंगों का विभाजन तरंग दैर्ध्य पर आधारित होता है, जबकि ध्वनि तरंगों का विभाजन किस पर आधारित है? आवृत्ति पर आधारित है। यूजेस ऑफ साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के उपयोग। फर्स्ट, सोनार। इसके फुल फॉर्म लिख लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। पेज के ऊपर कहीं लिख लीजिए राडार। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। हिंदी में भी यही है, हाँ, इसी तरह से लिखना है हिंदी में भी। अब जहां राडार लिखा है, बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों पर आधारित। और ये बेस्ड ऑन द साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों पर आधारित। ये जनरली किस में यूज होता है? एरोप्लेन्स, जेट्स। लिख लीजिए एग्जांपल। इट इज यूज्ड, या इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? एरोप्लेन, जेट, रेडियो को। और इसका अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व the distance of the underwater objects, जल के नीचे स्थित वस्तुओं की दूरी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायग्राम आपको बनाना चाहे तो बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए। बस सीधा सा एक जहाज यहां से छोड़ने के लिए डायरेक्शन दे दीजिए। यहां से टकरा करके ऑब्जेक्ट, ये डिटेक्टर या रिसीवर है जो रिसीव करेगा इसे।
सेम इसी तरह से यहां क्या हो जाएगा, यहां एक प्लेन हो जाता है राडार में, और यहां पर एक सेंटर हो जाता है राडार जिसमें छतरी सी नहीं होती है, वो अम्ब्रेला टाइप में जो राउंड घूमती रहती है, तो वो फ्रीक्वेंसी छोड़ने का काम करती है और रिसीव करने का काम करती है। आ रहा है समझ में, या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। तो ये मतलब याद करने की फिर लिमिट कितनी रहती है, कि मतलब दिमाग पर कितनी देर तक असर रहता है इसका? तो मतलब क्लास से बाहर निकलने तक तो खाली हो ही जाता होगा। अच्छा, रह जाता है थोड़ी देर तक। चलिए आगे बढ़े। सेकंड, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बस एग्जांपल लिख लीजिए जस्ट, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम to measure the pulses of heart, to measure the pulses of heart, हृदय की धड़कनों का पता लगाने के लिए। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी क्या है, इमेज तैयार करती है किसकी, बॉडी पार्ट्स की, जो कैसे हो, लिक्विड हो। किडनी पानी पर बेस्ड कहाँ होती है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। हाँ बिल्कुल, तो मतलब क्या मतलब चाह रहे हो कि उसके अल्ट्रासाउंड से उसका पता नहीं चल जाएगा? हाँ पता चल जाएगा। देखो जो सोनोग्राफी जो होती है वो पूरे स्टमक पार्ट की हो सकती है, पूरे पार्ट की, जहां लिक्विड फॉर्म में, और जहां भी पीछे बोन आना स्टार्ट हो गई वो इमेजिनेशन, उसका इमेज खराब होने लग जाती है पार्ट ऐसा। तो इससे ऊपर वाले जो पार्ट है हर्ट्स वगैरह उनका डेवलप नहीं कर पाएगी, इस पार्ट से नीचे पार्ट नहीं डेवलप कर पाती है। तो यहां पर जो भी पार्ट्स आएंगे उनका कवर कर सकती है। अब खास बात यह होती है कि बॉडी पार्ट का जो अगला हिस्सा है, यहां से लेकर पिछले हिस्से तक, यानी बोन, ये बैकबोन तक डेप्थ है, डेप्थ है इसकी। तो डेप्थ है तो जो इमेज फ्रंट हिस्से से आ सकती है वो उसके बैक साइड के हिस्से की नहीं आ सकती है जो। और जब भी बेबी रहता है वो फ्रंट एंड पर होता है, तो इसलिए उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी डेवलप होती है ना। तो डेप्थ है कारण, लिख लीजिए। हाँ इमेज नहीं आ पाता ना प्रॉपर उसकी, उसमें स्टोन कितना है, क्योंकि वो हार्ड जो भी चीज होगी वहां पर ब्लैक स्पॉट शो कर देगा, तो उससे पता चल जाएगा कि कितनी स्टोन है, कितनी बड़ी स्टोन है ये है। तो जो भी हम जनरली जो खा रहे हैं, तो दरअसल हम लोग मैक्सिमम तो पॉइजन खा रहे हैं, हर जगह आप देखेंगे तो। अब होता क्या है कि हम लोग लापरवाही करते हैं पानी पीने की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है लगभग, मतलब या यूं कहूं कि सबसे सस्ता है। तो पानी जब आप ज़्यादा पिएंगे, तो ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि यहाँ पर फर्श पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, और दूसरा एक फर्श पर बहुत कम कीचड़ है, या पानी ज्यादा है कीचड़ थोड़ा कम कम है, तो किसे साफ करना आसान है हमारे लिए? पानी वाली को साफ करना। तो वही काम वो किडनी करती है। किडनी आप जब हम ज्यादा पानी पिएंगे, तो ज्यादा पानी पिएंगे तो उसे डाइल्यूट है फॉर्म में है, तो कंसंट्रेट फॉर्म में नहीं है, उसे आसानी से वो फिल्टर कर देगी। और जब किडनी को जोर पड़ने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, किडनी डैमेज होने लग जाएगी। फिर प्रॉपर सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, फाइनली जो जो मटेरियल है वो स्टोन का फॉर्म लेता चला जाएगा, स्टोन डेवलप हो जाएगा। खास करके टमाटर के बीज, बैंगन के बीज, इनके जो बीज होते हैं उनसे बचिए, है ना, वो स्टोन जनरेट करने की ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो आदत डालिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि मुझे नहीं लगता कि कई लोग दिन भर में एक बोतल भी पानी खत्म करते होंगे, है ना। तो वो लास्ट में क्या होगा, बॉडी में कुछ ना कुछ नुकसान होगा। कई बार कुछ लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी कम पानी की वजह से हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि उनका ब्लड वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता चला जाता है, कंसंट्रेट होता चला जाता है ब्लड। तो ऐसे लोगों को भी पानी का ध्यान रखना चाहिए, प्लस ब्लड डोनेट भी करना चाहिए उनको, है ना। चलिए सोनोग्राफी लिख लिए, डैश करके वही इमेज ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या गर्भावस्था के समय बच्चे का विकास के लिए तस्वीर तैयार करने का काम करता है सोनोग्राफी। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड क्या है, जनरली क्या है, 332 मीटर पर सेकेंड। जो साउंड की स्पीड है, ध्वनि की जो चाल है, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग है।
ये हम समझ चुके हैं कि ध्वनि है जो तीनों मीडियम में मूव कर सकती है। तो जहां आपने साउंड का टॉपिक लिखा था वहां लिखा था लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, वहीं साथ के साथ एक पॉइंट और लिख लीजिए, इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन ऑल थ्री मीडियम्स। यह तीनों माध्यमों में संचरण कर सकती है या गति कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आइए टॉपिक पर। अब जो हम बात करते हैं साउंड की स्पीड की 332 मीटर पर सेकेंड, वो किस में बात करते हैं? हवा में। हम तो हवा से ही सुनते हैं ना जनरली बातें, तो एयर में बात करते हैं। तो आप देखें एयर में इसकी स्पीड लगभग 332 है। अब आप मेटल में आकर देखिए, और जनरली एग्जाम में कॉपर का नहीं पूछता है, जनरली स्टील पूछता है। तो आप स्टील में देखिए इसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो जाती है। अब आप नीचे जाकर देखिए सिकल बोन या मसल्स या फैट वगैरह में इसकी स्पीड है जो फिर से बढ़ जाती है। यानी कि जो पार्ट सॉलिड होगा उसमें इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और उसकी स्पीड गैस की तरफ मूव करेंगे तो कम होती चली जाएगी। क्लियर है? तो अब इसी तरह से लिखिए, एक तरफ सॉलिड, पहले टॉपिक डालिए, स्पीड ऑफ द साउंड, सॉलिड मतलब ठोस, तो यहां कितनी रहेगी स्पीड? हाई। लिक्विड में मीडियम, और गैस में लो। सॉलिड टू गैस मूव करेंगे तो इसकी स्पीड कम होती चलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट्स जनरली स्पीड, इट्स स्पीड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। इसकी गति वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। सेकेंड पॉइंट, इन स्टील, स्टील में कितनी हो गई? 5940 मीटर पर सेकेंड, 5940 मीटर पर सेकेंड। अब इन्हीं दोनों पर बेस्ड है क्या है? ट्रेन की पटरी वाला बताया था जो। अब लिखिए उस एग्जांपल को, व्हेन समवन हिट्स द लॉन्ग आयरन रॉड और द ट्रैक ऑफ द ट्रेन एंड वी पुट आवर ear to listen it on that track, we get the sound twice। यदि कोई लंबी छड़ या रेल की पटरी को कोई चोट मारता है या बजाता है और हम दूर कान लगाकर सुनते हैं तो हमें 2 बार आवाज आती है। once from the steel track as sound has more speed in स्टील। पहले पटरी से आवाज आती है क्योंकि स्टील में ध्वनि की चाल अधिक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, लेटर वी गेट द साउंड फ्रॉम एयर। इसके बाद हम वायु से आवाज प्राप्त करते हैं या हमें आवाज सुनाई देती है। रीजन पता ही है उसका, क्योंकि उसकी स्पीड है जो वहां पर कम है। करें छोटा सा टॉपिक है। देखिए अब जो स्पीड है वन मीडियम टू अनदर, दूसरे मीडियम जाती है तो उसमें क्या क्या फर्क आ सकते हैं? स्पीड चेंज ड्यू टू वेवलेंथ। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, तरंग लंबाई बदल जाती है। मतलब आप सपोज कीजिए वो एयर गैस में, हवा में है और हवा से वो पानी में शिफ्ट हो रही है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसकी स्पीड कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि मीडियम वहां सॉलिड हो गया और उसकी वेवलेंथ है जो चेंज हो जाएगी। इस वेवलेंथ की चेंज की वजह से क्या हो जाएगा? उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब खास बात जो यहां से क्वेश्चन आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, और यही क्वेश्चन हिट करता है यहां से। जब भी मीडियम चेंज होगा तो साउंड वेव की कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्पीड कभी भी डिपेंड नहीं करेगी फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती तो उसकी वेवलेंथ यहां चेंज नहीं होती। क्लियर है? तो अभी हम क्या पढ़ते आए हैं? वेवलेंथ के हिसाब से फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती है, और लेकिन जब भी उसका मीडियम चेंज होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगी। जैसे लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था हमने, स्टेज चेंज जब होती है तो क्या होता है? वो टेम्परेचर तो एक्वायर करती है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। सेम यही। क्लियर है? लिखें,
स्पीड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति। स्पीड चेंजेस, यानी कि क्या चेंज होती है उसकी स्पीड, यानी उसकी गति बदल जाती है। सेकंड, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और इसे अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ वेवलेंथ डोंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। हाँ सॉरी, साउंड, स्पीड ऑफ साउंड डू नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए स्पीड की, साउंड 1 मैक, 1 मैक का मीनिंग क्या है? इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हवा में जो ध्वनि की गति है उसे क्या बोलेंगे? 1 मैक, यानी 1 मैक इज इक्वल टू, अब 1 मैक है उसे हमने क्या बोल दिया? स्पीड के बराबर है तो 1 मैक बोल दिया। अगर डबल है तो 2 मैक बोल देंगे, ट्रिपल है तो 3 मैक बोल देंगे। अब यहां रखिएगा, अगर उसकी स्पीड 1 मैक से कम है, अब ये जनरली हम यूज किन के लिए करते हैं? जेट, फाइटर जेट्स के लिए या मिसाइल्स के लिए यूज करते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? सबसोनिक। अगर उसकी स्पीड 1 मैक टू 5 मैक, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तक, 1 गुना से लेकर 5 गुना तक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। और 5 मैक से भी ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक। अब जब भी मिसाइल्स के बारे में या जेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर बार बार वो ये नहीं बताता है कि इससे ज्यादा है उससे ज्यादा है, वो सीधा बोलेगा कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल है मीनिंग 5 मैक्स से ज्यादा स्पीड है उसकी। क्लियर है? अगर बोले सुपरसोनिक है तो मतलब 1 मैक टू 5 मैक उसकी स्पीड है। सबसोनिक है मतलब स्पीड से भी स्लो है, जो नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए 332 उससे भी कम है, तो उसका मतलब है सबसोनिक है वो। लिखिए, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति, मतलब टॉपिक वही चल रहा है समझिए। तो यहां लिखिए 1 मैक, 1 मैक। तो 1 मैक का मीनिंग क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वायु में ध्वनि की चाल जनरली कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। अब सबसोनिक किसे कहेंगे? स्पीड ब्लो टू 1 मैक या 1 मैक से कम की गति, 1 मैक से कम की गति उसे क्या बोलेंगे? सबसोनिक। सेकंड, सुपरसोनिक, बिटवीन 1 मैक टू 5 मैक, 1 मैक से 5 मैक के बीच में गति है तो उसे क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। देन हाइपरसोनिक, अबो 5 मैक, यानी 5 मैक से ज्यादा हो। फिर वही शॉक वेव्स,
प्रघाती तरंगें अभी हम मैक की स्पीड पढ़ रहे हैं, तो मैक की वजह से कैसी जनरेट होती हैं? सोनिक बूम, प्रघाती तरंगें तैयार होती हैं, और इनकी वजह से घरों के शीशे, ग्लासेस ऑफ विंडोज टूट जाते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो उनकी स्पीड क्या होती है? साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से टूट जाते हैं, और इनमें हाई एनर्जी होती है। तो लिखिए प्रघाती तरंगें, शॉक वेव्स, और बीच में सोनिक बूम। वही सिंपल सा लैंग्वेज, जनरली दीज आर जनरेटेड बाय द जेट ऑब्लिक द ऑब्जेक्ट moves more than 1 मैक स्पीड। सामान्यतः ये जेट विमानों से उत्पन्न होती हैं, जो कि 1 मैक से ज्यादा गति से चलते हैं, 1 मैक की गति से ज्यादा चलते हैं। द ऑब्जेक्ट मूव्स मोर देन 1 मैक स्पीड। यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिख लीजिए। जनरली glasses of the windows may be broken by these shock waves। सामान्यतः घरों की खिड़कियों के शीशे इन तरंगों की वजह से टूट जाते हैं या टूट सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल बताऊं कि आजकल डीजे चलते हैं बहुत तेज, और डीजे भी बहुत ज़्यादा हर्ट्ज डेवलप करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था न्यूज़ में कि एक फैमिली में शादी थी, और वो मकान ही गिर गया। डीजे चल रहा था बहुत तेज, आजकल और ज़्यादा। तो जो पीने वाले होते हैं उनका क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर कम हो जाता है, उनका दिमाग क्या है, स्लो चालू हो जाता है, तो उन्हें वो साउंड सुनाई नहीं देती है, बाकी लोगों का जीना आराम होता है। तो वो मकान गिर गया, और पूरी फैमिली की जो शादी है वो डेड बॉडी उठाने में बदल गई, है ना। तो आप भी देखेंगे कि जब भी डीजे बगल से निकल कर जाएगा, घर की खिड़कियां बजने लग जाती हैं बहुत तेज 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 तेज, है ना। तो ये फाइनली क्या है, नुकसान करने की चीजें हैं। अब ये एक चीज समझ लीजिए, समझिए कि साउंड का टॉपिक मैक्सिमम समझ में आ गया। जो यहां से क्वेश्चन आते हैं वो कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर। अब यहां पर टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और कितनी स्पीड पर कितनी कम हो जाएगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड समझिए। प्रेशर, जैसे साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, नहीं होती है। इसी तरह से यहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यह बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर साउंड पर प्रेशर क्रिएट किया जाए तो क्या उससे उसकी स्पीड चेंज होती है, तो प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए डेंसिटी, घनत्व, जब डेंसिटी कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, मतलब डेंसिटी कम होगी तो ये बढ़ जाएगी। अब यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो दिमाग घुमा देता है। ये दोनों साथ साथ समझिए। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे तब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। दूसरी तरफ यहां क्या देख रहे हैं हम, डेंसिटी उसकी कम करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम होगी, और डेंसिटी कम है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यहां तक समझ में आया घनत्व का। अब देखिए, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है
एयर में नमी बढ़ती है तो क्या उससे डेंसिटी बढ़ती है या घटती है, उसी से समझ में आ जाएगा ये, मतलब इससे ये समझ में आ जाएगा। डेंसिटी कम होती है, कितने लोग एग्री हैं? रूम है, रूम में एयर है, अब हमने यहां कूलर चला दिया, अब कूलर चला दिया, पानी भर गया, पानी मॉइस्चर बढ़ गया ज्यादा, तो अब उस एयर की डेंसिटी बढ़ गई या घट गई? ज्यादा हो जाएगी। कितने लोग हैं एग्री ज्यादा हो जाएगी? बताइए, ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? बस यही चीज समझने की है। देखिए, जनरली हवा में जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। और मॉइस्चर जो होती है, नमी, वो क्या होती है? H2O, पानी होता है वो। अब यहां इसका देखिए, मास, वजन, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, तो 14 का डबल कितना हो गया? 28 मास है इसका, वजन है मतलब एक तरह से। ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 का डबल 32। अब आप यहां देखिए, पानी का, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 2 का कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का, जो यहां पर एयर है, उस एयर में हम जब पानी मिलाएंगे यानी मॉइस्चर बनाएंगे तो उसमें से ये कम हो जाएंगी, ये कम हो जाएंगी। तो अब बताइए कि मास किसका ज्यादा था? पहले हवा थी, उसमें देखिए 28 और 32 था। अब हमने जो नया मिलाया है उसका कितना है? 18 है। तो अब वजन बढ़ेगा उसका या कम होगा? कम होगा। तो याद रखना, जब भी मॉइस्चर बढ़ता है तो हमेशा उसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होगी तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी। तो इसीलिए बारिश के दिनों में या मॉइस्चर्ड डे होते हैं, उनमें हमारी आवाज दूर तक बहुत आसानी से सुनी जाती है, और जबकि गर्म दिनों में हमारी आवाज दूर तक प्रॉपर नहीं सुनाई देती है। आप विंटर में देख, सॉरी, समर में देखिए, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं जाएगी दूर तक। और आप सर्दियों में देखिए, तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि सर्दियों में रात में शोर शराबा नहीं होता है इसलिए दूर तक आवाज चली जाती है। नहीं है उसका रीजन, स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ गया, उसकी डेंसिटी कम हो गई, तो अब साउंड की स्पीड बढ़ गई। ये उसका रीजन होता है। देखिए, जनरली हमारी एयर है, उस एयर में क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का हम मास काउंट करें तो कितना आ रहा है? 28। और ऑक्सीजन का मास काउंट करें तो 32। यानी ये मास पहले रहेगा। अब हमने जो नया मास मिला, किसी चीज का वेट कब बढ़ेगा या किसी चीज की डेंसिटी कब बढ़ेगी? जब हमने ज्यादा मास या ज्यादा वजन की चीज उसमें डाली हो। कम की डालेंगे तो एवरेज तो उल्टा कम होगा ना, है ना? तो अब वही चीजें, हमने जो नई चीज उसमें इंसर्ट की, वो क्या इंसर्ट किया? पानी। और पानी का मास कितना है? 18। इन दोनों से कम है। तो इसका मतलब जब भी उसमें पानी मर्ज होगा तो उसका क्या होगा? डेंसिटी कम होगी, उसका घनत्व कम होगा, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहां मीडियम का वेग, माध्यम का वेग। अब मीडियम की स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है? मीडियम की जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है। सपोज ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, तो अब मुझे उसकी आवाज बढ़ी हुई सुनाई देगी। और ट्रेन मेरी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो मुझे उसकी आवाज कम सुनाई देगी। तो मतलब अगर मीडियम ही मूविंग हो तो उसकी आवाज डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, कि ऑब्जर्वर की तरफ डायरेक्शन है तो उसकी साउंड ज्यादा होगी, और ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में है तो कम हो जाएगी। तो ये समझ में आया फैक्टर क्या क्या? या ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर,
तापमान। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या इस तरह करिए, आप एक टेबल बनाइए, बेटर होगा कि एक तरफ लिख लीजिए फैक्टर्स, सेकंड यहां लिख लीजिए प्लस माइनस, यानी इस फैक्टर को हम प्लस या माइनस करेंगे। देन थर्ड लिख लीजिए स्पीड, कॉलम, फर्स्ट कॉलम फैक्टर्स, देन चेंज इन फैक्टर यानी कारक में परिवर्तन प्लस या माइनस, और थर्ड स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। अब फर्स्ट लिखिए टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को प्लस करेंगे तो साउंड की स्पीड क्या होगी, माइनस, तो स्पीड में माइनस कर दीजिए। अब यहां ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज देन साउंड डिक्रीजेस 0.61 मीटर पर सेकेंड। जब तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करेंगे तो ध्वनि की चाल में कमी कितनी होगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड प्रेशर, दाब, नो चेंज नो चेंज। यहां पर लिख लीजिए, चाहे प्लस करिए दाब को, चाहे प्रेस करिए या माइनस करिए, दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, नो चेंज। थर्ड डेंसिटी, घनत्व, तो जब डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी स्पीड। ऐसे ही ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज होगी। यहां मत देखिए, यहां इनके चक्कर में मत पड़िए। जब हमने ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर दी, ह्यूमिडिटी बढ़ा दी, तो अब एयर की डेंसिटी कम हुई या ज्यादा, कम हुई, तो स्पीड क्या हुई, ज्यादा हुई। यानी ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगी। देन माध्यम का वेग या मीडियम्स मोशन, माध्यम की गति, मोशन ऑफ द मीडियम, डैश करके लिखे इसमें, व्हेन द मीडियम इज मूविंग towards the observer, when the medium is moving towards the observer, the speed feels increased। जब माध्यम व्यक्ति की ओर चलता है तो आवाज बढ़ी हुई सुनाई देती है। अब सेकंड इसका अपोजिट लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल ट्रेन, ये सायरन ऑफ ट्रेन।